मुद्रा और साख। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में आपको जो प्रश्न उत्तर मिलेंगे निदानात्मक कक्षाओं के मॉड्यूल के उस अध्याय का नाम है मुद्रा और साख। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो अंक योजना जारी की गई है उसके अनुसार इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए मुद्रा और साख इकाई से 4 अंक आवंटित हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं, यानी मुद्रा से क्या लाभ होता है। तो पहला है मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, मुद्रा से उत्पादक को लाभ और मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक है। विद्यार्थियों, आपको इसमें से सभी प्रश्नों के उत्तर को हल करना है। यहाँ पर आपको इसमें से जो उत्तर देना है वह उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमें मुद्रा से सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कैसे? मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ भी होता है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ भी होता है और मुद्रा से पूंजी निर्माण में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से आपको जो सही उत्तर कर देना है वह सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है, इस पहले प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। आय और उपभोग का जो अंतर है वह क्या कहलाता है? तो वह बचत कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई। इसका सही उत्तर है 1935। अगला प्रश्न है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में जो व्यापार था वो किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसमें हमें सही उत्तर है मुद्रा को। आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का श्रेय मुद्रा को जाता है, मुद्रा को दिया जा सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है हथकरघा रिक्त स्थान पूंजी है। तो हथकरघा किस प्रकार की पूंजी है? हथकरघा कार्यशील पूंजी है। इसमें हमें क्या लिखना होगा? कार्यशील लिखना होगा। हथकरघा कार्यशील पूंजी है। तो यहाँ पर हमें उत्तर लिख देना है कार्यशील। तो आपका पहला उत्तर हो गया कार्यशील। अगला प्रश्न है बैंक ऋणों पर रिक्त स्थान की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है जमा, यानी कि बैंक जमा की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूल करते हैं। कहाँ? यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक ऋणों पर जमा की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं या वसूल करते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना है जमा। अगला जो रिक्त स्थान है तीसरा कि रिक्त स्थान भारत की आधुनिक काल की मुद्रा है। तो यहाँ पे हम लिखना है चेक। जो हम बैंक के चेक जारी करते हैं उसको यहाँ पे कहा गया है चेक। भारत की आधुनिक काल की मुद्रा है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक को हम एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक को किस नाम से और जाना जाता है। आपको यहाँ बताना है, इसमें प्रश्न में भर देना है रिक्त स्थान में भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका जो चौथा वाला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है औपचारिक क्षेत्रक ऋण की रिक्त स्थान दर अधिक होती है। तो यहाँ पे लिखाएगा ब्याज दर। ब्याज लिखना होगा आपको। क्या लिखना होगा? ब्याज। औपचारिक क्षेत्रक ऋण की ब्याज दर अधिक होती है। तो इस प्रकार से आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर ली है। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताना है। औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। यह कथन सत्य है, क्योंकि बैंक से जैसे ही हम ऋण प्राप्त करते हैं उसमें हमें कई प्रकार की कागजी कार्यवाही करना पड़ती है। इस कारण से बैंक से ऋण प्राप्त करना थोड़ा कठिन कार्य लगता है।
खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासी हैं, थोड़े से जो शिक्षित भी नहीं हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ये कठिन कार्य लगता है। तो इस कथन को हमें क्या कर देना है, सत्य कर देना है। तो आपको ध्यान रखना है, इस कथन को कैसा करना है, सत्य कर देना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आधुनिक मुद्रा सोने, चांदी और तांबे जैसे कीमती धातुओं से बनी है। तो यह कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि वर्तमान में तो क्या हो रहा है, जो मुद्रा है या तो कागज़ की बनी होती है या फिर कोई ऐसी धातु की बनी होती है जो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, सोने, चांदी या तांबे की धातु नहीं होती है। तो इसको कथन को हमें असत्य कर देना है। अगला है, खेती से ऋण की चुकौती महत्वपूर्ण रूप से आय पर निर्भर करती है। अगर आपने खेती के लिए ऋण लिया है तो उसकी जो चुकाना है तो उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण रूप से आय पर निर्भर है। तो यह कथन कैसा है, यह कथन सत्य है, आपको यहाँ पर सत्य लिख देना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है चौथा, समर्थक ऋणाधार कर्जदार मालिक की संपत्ति है। यानी जब हम जैसे कोई सामग्री गिरवी रखते हैं, किसी उधार लेते हैं, सामान को गिरवी रखना होता है किसी से उधार लेते समय, तो समर्थक ऋणाधार उसे कहते हैं। तो समर्थक ऋणाधार कर्जदार मालिक की संपत्ति है। जब तक के लिए हमने किसी के यहाँ गिरवी रखा है उस सामान को, तो उसका मालिक कौन हो जाता है, कर्ज देने वाला। इसलिए यहाँ पर यह कथन कैसा है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करते हैं उसका 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो यह कथन कैसा है, यह कथन सत्य है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी मिलान करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि औपचारिक ऋण कहाँ से मिलते हैं, SBI से। जैसे किसी ने उधार लिया है तो वो क्या हो जाएगा, औपचारिक ऋण हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिख देना है SBI से ऋण। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है। तो यह इसके साथ आपको भरना है ब्याज दर, दूसरे वाले में आ जाएगा ब्याज दर, आपको लिख देना है ब्याज दर। तीसरा है प्लास्टिक मुद्रा। तो प्लास्टिक मुद्रा कौन सी होती है, ATM कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। तो आपको यहाँ पे सामने लिख देना है ATM कार्ड, ये हो जाएगी आपकी प्लास्टिक मुद्रा। इसके बाद में अगला प्रश्न है विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण का यहाँ पे आपको यहाँ देख लेना है, विमुद्रीकरण कौन से सन में हुआ था, सन 2016 में किया गया था। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 2016। इसके बाद महाजन से ऋण लिया है तो वो किस जोड़ी मिलेगी, अनौपचारिक ऋण से। तो आपको यहाँ पर लिख देना है अनौपचारिक ऋण, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको यहाँ पर इसको लिख देना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य है भारतीय रिजर्व बैंक का। तो हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। अगला प्रश्न है, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है। तो विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, विनिमय का माध्यम मुद्रा को कहा जाता है। आपको यहाँ लिख देना है मुद्रा। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त नकद जो लोग आजकल कहाँ जमा रखते हैं। जो नगद राशि ज़्यादा होती है तो उसे लोग कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बैंक में। बैंक में अतिरिक्त नकद को लोग आजकल कहाँ जमा करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा बैंक में। अगला प्रश्न है, आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु से नहीं बनी फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया है। आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु से नहीं बनी है फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया है। तो इसका उत्तर आपको लिख देना है क्योंकि देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। आपको यहाँ से लिख देना है स्वीकार करती है, क्योंकि
देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी लेन देन में मुद्रा का उपयोग नहीं होता है तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। ये आपका उत्तर हो गया, वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कौन से नोट अमान्य घोषित हो गए हैं? तो वर्तमान समय में भारत में 1000 रुपये का जो नोट चलन में था वह अमान्य घोषित हो गया है। वैसे आप इसमें और भी विकल्प लिख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में 2000 रुपये का नोट भी प्रचलन से बाहर हो गया है। तो अगर आप अकेला 1000 लिखेंगे तब भी आपका कथन सही रहेगा। इसके बाद में जो आगे प्रश्न दिए हैं, मुद्रा से क्या आशय है, अब ऐसे हम प्रश्नों के हल आगे समझते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, मुद्रा से क्या आशय है? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के बदले में हम जो चाहे वस्तु या सामान खरीद सकते हैं, जैसे कपड़ा, अनाज आदि। तो ये हमें उत्तर इसका लिख देना है। आपको उत्तर अगर कोई दूसरा याद है तो आप उस उत्तर को भी लिख सकते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन कौन से हैं? तो मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी है, जमा कागज़ के नोट हैं और सिक्के शामिल हैं। तो इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। मुद्रा के कोई दो कार्य लिखना है, तो मुद्रा के कोई दो कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और भुगतान का आधार। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं के दोहरा संयोग को समझाइए। तो आवश्यकताओं को दोहरा संयोग होता क्या है? जैसे हम कोई वस्तु विनिमय करते हैं, वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु लेते हैं किसी से, तो हमें ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो किसी दूसरे के पास है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हमारे पास होना चाहिए। तब ऐसी स्थिति को कहेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। जैसे मान लीजिए आपको गेहूं की आवश्यकता है और किसी को चावल की आवश्यकता है। आपके पास चावल ज़्यादा है और दूसरे व्यक्ति के पास गेहूं ज़्यादा है, तो आप फिर वस्तुओं की अदला बदली आपस में कर लेंगे। तो इसी बात को कहेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यहाँ आप देख भी सकते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग से आशय है जब एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उस ही वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता हो, अतः दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तु खरीदने और बेचने की सहमति रखते हैं, तब कहेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अगला प्रश्न है, बैंकों की आय के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? यानी बैंकों को आय कहाँ से प्राप्त होती है? तो कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वही बैंक की आय का मुख्य स्रोत है। क्या होता है? कर्जदार को राशि दी जाती है उस पर ब्याज ज़्यादा लिया जाता है और जमा करने वाले लोगों को ब्याज कम मिलता है। इसी का जो अंतर रहता है वही बैंक का लाभ है, वही बैंक की आय है। अगला, चेक से क्या आशय है? तो एक ऐसा कागज़ है चेक जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यह भुगतान करने का आदेश पत्र होता है। आपने देखा होगा, बहुत सी बैंकों के चेक देखे होंगे, या आपको कभी किसी व्यक्ति से भुगतान प्राप्त करना है तो वो चेक के माध्यम से हमें भुगतान कर देता है। तो उस चेक को हम बैंक में जमा करते हैं और हमारे खाते में राशि आ जाती है। अगला है, ऋण की कौन कौन सी शर्तें होती हैं, उनके नाम बताइए। तो ऋण की कुछ शर्तें हैं, ब्याज दर, समर्थन ऋणाधार, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीकों को ही ऋण की शर्तें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं बताइए। यानी इसकी हमें परेशानियां बताना है, कठिनाई बताना है। तो वस्तु विनिमय में वस्तुओं के बदले वस्तु ही खरीदी जा सकती है, जैसे गेहूं के बदले में कपड़े खरीदना। तो ये हो जाएगी हमारी वस्तु विनिमय की सीमाएं। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के दो कार्य लिखिए। जो आपके गाँव में समूह बने हैं, स्व सहायता समूह, उनके हमें कार्य बताना है। तो स्वयं सहायता समूह के कार्य बताएंगे। कैसे? स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं और ऋण को कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाते हैं। अगला प्रश्न है,
औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो औपचारिक क्षेत्र से जो विशेषताएं हैं ऋण प्राप्त करने की क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक क्षेत्रकों के कामकाज पर नजर रखता है और ये अनुचित शर्तें नहीं रखते, यानी इनकी शर्तें थोड़ी उचित होती हैं और सरकारी नियमों और विनियमों का ये पालन करते हैं, उनके अनुसार ही ऋण देते हैं। मेरा एक सुझाव है, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से ज्ञात है तो आप यहाँ से मॉड्यूल में से केवल प्रश्न देख लीजिए। यदि आपको प्रश्न पत्र या प्रश्न नहीं मिल पाए तो इनको नोट कर लीजिए। बाकी उत्तर आपको याद हैं तो आप उन उत्तर याद वाले उत्तर को ही लिख दीजिए। आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर बदलने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे अगला प्रश्न है, मुद्रा से क्या अभिप्राय है? प्राचीन और आधुनिक मुद्रा के बारे में बताइए। तो मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो सौदों के विनिमय का माध्यम बन सकती है, यानी हम किसी वस्तु को खरीदते बेचते हैं तो मुद्रा के माध्यम से खरीदते बेचते हैं। प्राचीन काल में तरह तरह की चीज़ों की मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, जैसे कभी अनाज के रूप में, पशु के रूप में, या सोना चांदी की मुद्रा या तांबे की बनी होती थी। आधुनिक करेंसी जो है वह कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। बच्चों इसको जरूर आपको लिख के आना है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कहे जाएं तो यह सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। बैंक और समितियों की कार्यप्रणाली पर यह नज़र रखता है। बैंक अगला काम क्या करता है कि ब्याज की दरों और ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है और बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखते हैं इसकी सूचना आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। अगला प्रश्न है, साख के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कीजिए। साख के स्रोत, औपचारिक स्रोत हम पहले बताएंगे औपचारिक स्रोतों के बारे में कि साख के औपचारिक स्रोत क्या हैं। औपचारिक स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत शामिल होते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे बैंक, सहकारी समितियां, स्व सहायता समूह। साथ ही साथ बैंक के और भी स्रोत हैं, साख के अनौपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत के अंतर्गत वे छोटी इकाइयां शामिल हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं। यद्यपि इनके लिए भी सरकारी नियम और विनियम होते हैं, परंतु यहाँ पर उनका पालन नहीं किया जाता है, जैसे साहूकार हैं, व्यापारी हैं, मित्र, रिश्तेदार आदि। ये हमारे साख के मुख्य स्रोत हो गए। अगला प्रश्न है, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं? समझाइए। कर्जदाता क्यों मांग करते हैं वो देखते हैं हम, है ना। चलो ठीक है। कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि कर्ज के रूप में भुगतान की गई राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके, यानी किसी व्यक्ति ने कोई उधार लिया है तो वो उसको चुका सके। ऐसा ना हो कि वो बीच में ही उस पैसे को रख ले। इसलिए क्या होता है, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग करते हैं। अगला है, कर्ज न लौटाने पर कर्जदार द्वारा प्रस्तुत ऋणाधार को बेच करके अपना पैसा वसूल कर सके और कर्जदार सही समय पर अपना भुगतान कर देता है, वह ऋण लेकर के भागता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में विमुद्रीकरण कब और कैसे किया गया? तो विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी। आपने नोटबंदी के बारे में सुना होगा। तो भारत में नवंबर 2016 में क्या हुआ था, 500 और 1000 के 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था, यानी ऐसी करेंसी को अमान्य घोषित कर दिया। और इनके बदले में इन नोटों को क्या कहा गया था कि एक निश्चित अवधि में बैंक में जमा कर दें और इसके बदले में 500 के और 2000 के नए नोट प्राप्त कर लें। और वर्ष 2023 में 2000 के नोट को भी बंद कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, वर्ष 2016 में नवंबर के महीने में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। उनके बदले में दूसरे नोट आए थे 500 के और 2000 रुपये के। तो यहाँ पर नोट कौन से बंद हुए थे, 500 के और 1000 के, आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व को समझाइए। यानी हमें आरबीआई के महत्व बताना है। जो हमारा पत्र मुद्रा जारी करता है बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके महत्व बताना है। उसके कार्य भी यहाँ पर बता सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार रुपया को व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों के कार्यों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह भी देखता है
कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण प्रदान तो नहीं कर रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहा है। समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक को यह जानकारी देना पड़ती है कि वह कितना और किन ऋणों को दे रहे हैं, किसको ऋण दे रहे हैं, तो एवं उनकी ब्याज दर क्या है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व हैं। यदि परीक्षा में आपको भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य आते हैं तो आप इनको लिख के आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह किन चीज़ों के लिए ऋण देता है। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करता है, यानी इन्हें कोई गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। उदाहरण के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत, जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने और छोटे छोटे कर्ज चुकाने के लिए गिरवी संपत्ति को छुड़वाने के लिए समूह द्वारा ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न है औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच अंतर बताना है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत क्या क्या है वो हम देखते हैं, उसमें अंतर बताना है। औपचारिक क्षेत्रक ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं। जो औपचारिक ऋण के स्रोत हैं वे क्या करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर लिखना है ऋण के अनौपचारिक स्रोत में। तो भारतीय रिजर्व बैंक अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण की कार्यप्रणाली पर निगरानी नहीं रखता है। इनकी ब्याज दर निश्चित होती है, किनकी, औपचारिक स्रोतों की, और अनौपचारिक स्रोतों की क्या होता है, इनकी ब्याज दर निश्चित नहीं होती है। औपचारिक स्रोत का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है, जबकि अनौपचारिक स्रोत का जो उद्देश्य होता है वह लाभ कमाना होता है। औपचारिक ऋण में बैंक और सहकारी समिति आती हैं, जबकि अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के में उधार देने वाले जो साहूकार हैं, व्यापारी हैं, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं। अगला प्रश्न है बैंक में जमा राशियां किस प्रकार बैंकों की आय का स्रोत बनती हैं, यानी जो हमने बैंक में पैसा जमा किया उससे बैंकों को कैसे आय प्राप्त होती है। तो बैंक जनता से जो धन जमा कराते हैं यानी खाते में स्वीकार करते हैं, उसका केवल 15% भाग निजी अपने पास रख लेते हैं, नगद के रूप में रखते हैं। बाकी का बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो राशि है उसको अन्य लोगों को ऋण के रूप में दे देते हैं, और बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण देने पर वसूल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऋण लेने वाले व्यक्ति हैं उनको ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, और जिनका बैंक में पैसा जमा है उनको ब्याज कम मिलता है। तो कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं के लिए दिए गए ब्याज के अंतर को ही क्या है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। और बैंक से ऋण एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका अदा करता है। बैंक क्या है, बैंक से ऋण क्या करता है, बैंक से ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मुद्रा एवं साख जो आपका अध्याय था, इस अध्याय से मैंने आपको प्रश्न समझा दिए हैं, इनके उत्तर आपको बता दिए हैं। तो आपको जब जब भी समय मिले तो आपकी जो बुक मिली है, वर्क बुक मिली है विद्यार्थियों की काम करने वाली, जिसे हम कहेंगे विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, इसमें आपको इनको भरना है। तो सभी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, आपने इसके पहले भी वीडियो देखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। आने वाले समय में आपको अगली यूनिट के चैप्टर और वीडियो लेकर आऊँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।